हेलो जी, नमस्कार। साइंस एंड टेक की हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में सबसे पहला टॉपिक है सेल। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर कहीं पे भी जिंदगी है तो सेल होना ही होना है। एकदम इम्पॉर्टेंट है सेल का होना, उसके बिना लाइफ हो ही नहीं सकती। तो आइए सबसे पहले इसको कवर करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ सेल्स के बारे से, फिर सेल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसकी बात करेंगे। सेल का टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या क्या यूज़ है, जैसे आईवीएफ है, प्री पेरेंट बेबी है, स्टेम सेल रिसर्च है, इस प्रकार से अन्य हैं। उनके बारे में एक एक करके जानेंगे, समझेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स की, कुछ कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट साइंस के, जो इस टॉपिक में सेल के साथ में तो यूज हो ही रहे हैं, इसके अलावा साइंस के बाकी पार्ट्स में भी यूज होंगे। तो उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए अलग से उनको हम समझेंगे। उसके बाद में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स की। तो किसी जीव में कितने सेल हैं उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब ही होता है सिंगल। तो यहाँ पे एक सेल रहने के लिए जो जो भी फंक्शन चाहिए करने होते हैं, जैसे उसके लिए सांस लेना है, खाना खाना है, रिप्रोड्यूस करना है, एक्सक्रीट करना है, वो सारे के सारे फंक्शन वो एक ही सेल में करता है, ओनली सिंगल सेल में। तो ये सारे फंक्शन एक ही सेल से हो जाते हैं। बहुत सारे जीव हैं ऐसे जो यूनिसेलुलर है, जैसे बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। उसके बाद में पैरामीशियम है। एक एल्गी होता है, लेमाइडोमोनस, भी सिंगल सेलुलर होता है। इसके अलावा आसपास जो आपको अपनी आंखों से डायरेक्टली जो दिखाई देते हैं वो मोस्टली सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। जितने जीव हैं उनमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, तो मल्टी सेलुलर बोला जाता है। मल्टी सेलुलर का मतलब है मोर देन वन सेल। अब ह्यूमन की बात करें तो हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन पूरे करने के लिए कई सारे ऑर्गन्स लगते हैं, और इन ऑर्गन्स में अलग अलग तरह के सेल होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में 200 टाइप के सेल होते हैं, अलग अलग। जैसे स्किन सेल है, वाइट खून में वाइट ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है, नर्व सेल है, हमारी आंखों में कॉर्निया है, कॉर्निया का सेल है, वो अलग है। तो ऐसे ही 200 टाइप के सेल होते हैं। और एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में करीबन करीबन 30 ट्रिलियन सेल होते हैं। टोटल 30 ट्रिलियन सेल के आसपास होते हैं। एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लगभग में। तो इन हमारे बॉडी में जो सेल है उसका क्या काम है, क्या फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली, उस काम के अकॉर्डिंगली उसका शेप जो है वो बहुत हद तक डिसाइड होता है। जैसे रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है एक्सहेल करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। उसी तरीके से ये न्यूट्रिशन, जब खाना पच जाता है स्टमक में तो उसके बाद में जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो पहुंचाता है, वो काम रेड ब्लड सेल का ही है। तो इसके लिए उसकी कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और वो कैरिंग कैपेसिटी राउंड शेप में सबसे ज़्यादा आती है। दूसरी बात, राउंड शेप जो है उसमें टूट फूट भी कम होगी, वियर एंड टियर भी कम होगा। तो इसीलिए इसका शेप जो है वो राउंड है। दूसरा, अगर देखें आप नर्व सेल को देखें तो नर्व सेल का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन पास करना। तो इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए लंबाई में चीज चाहिए। जैसे पहले फोन वायर्स होती थी तो वो लेंथ में लंबी होती थी, तो उसी तरीके से नर्व सेल का काम है इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो ये लेंथ होती, लॉन्गिट्यूडनली होती है। तो ये उसका क्या फंक्शन है किसी सेल का, उसके अकॉर्डिंगली उसका शेप जो है वो होता है। अब बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल के पार्ट्स की डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले सेल जिस व्यक्ति ने रिकॉग्नाइज किया था, देखा था, उनका नाम है रॉबर्ट हुक।
सेल जो नाम है, ये जो नामकरण हुआ है, ये नामकरण भी इन्होंने ही किया था। इसका मतलब लैटिन भाषा का ये शब्द है, उसका मतलब होता है अ स्मॉल रूम, एक छोटा रूम। तो नामकरण करने वाले भाई साहब का नाम था रॉबर्ट हुक। उसके बाद में माइक्रोस्कोप का जिन्होंने आविष्कार किया, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किन्होंने किया है? एंटोनी वैन लेवेनहॉर्न, ठीक है, नेदरलैंड्स के रहने वाले थे। इनने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को इन्होंने ही देखा था। उसके बाद में करीबन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के 150 साल बाद रॉबर्ट ब्राउन करके साइंटिस्ट हुए। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये देखा कि सेल के अंदर में भी सेल के पार्ट्स होते हैं। तो न्यूक्लियस की जो खोज है वो इन्होंने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ, उसकी क्वालिटी में सुधार हुआ, वैसे वैसे सेल के पार्ट्स और उसके क्या क्या फंक्शन है वो समझने में हेल्प। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब आविष्कार हुआ तो और क्लियरली हमने सारे पार्ट्स देखे और उनको समझा। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, आइए देखते हैं उनके फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, बाहर से जो पूरा एकदम सेल को घेर के रखता है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है कि कुछ चीजों को तो वो अलाउ करेगा अंदर जाने बाहर आने के लिए, कुछ चीजों को वो नहीं अलाउ करेगा। एक एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं कि जैसे आपके घरों में यदि जाली का दरवाजा है, उसे बंद कर दिया जाए तो उसके थ्रू एयर आर पार आ जा सकती है, हवा, पानी भी आ जा सकता है। लेकिन जब वो बंद है तो उसके आर पार मनुष्य नहीं आ जा सकता। तो वो परमिएबल हो गया एयर के लिए, वाटर के लिए, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए परमिएबल नहीं है। तो इसीलिए वैसे को बोलते हैं सेमी परमिएबल। उसी तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल है? तो ये गैसेस के लिए जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे O2 है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन लेट सपोज कि अंदर जाएगा तो उसको अलाउ करेगा। उसी तरीके से अंदर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है तो उसको बाहर जाने के लिए अलाउ करेगा CO2, ठीक है। तो ये गैसेस को अलाउ करेगा। और जिस प्रोसेस के थ्रू गैसेस अंदर जाती हैं या बाहर आती हैं, उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ में जाता है। तो ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन है, और इसके थ्रू गैसेस जो है सेल के अंदर बाहर आती जाती है। इसके अलावा वाटर और न्यूट्रिएंट्स का जो आदान प्रदान होता है तो वो होता है, उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। इसको हम आगे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स में अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए कि ये इन प्रोसेस के थ्रू काम करता है। अब दूसरा उसके अंदर में बात करते हैं न्यूक्लियस की, जिसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस बिल्कुल एकदम हेडक्वार्टर ऑफ सेल होता है। हेडक्वार्टर का मतलब ये है कि सारा का सारा डेटा यही होता है, और उस डेटा पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो डिसीजन मेकिंग भी न्यूक्लियस में होती है। इस न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के ऊपर होता है जीन्स। डीएनए के अंदर में जीन्स। ये सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा। न्यूक्लियस में सारी की सारी डिसीजन होती है कि सेल जो है वो कैसा दिखेगा, सेल के अंदर में जो सेल के पार्ट्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, कब काम करना शुरू करेंगे, कब काम करना बंद करेंगे। इसके अलावा जब रिप्रोडक्शन होगा, एक सेल से जब दूसरा सेल बनेगा, तो वो जब दूसरा सेल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, किस तरीके से वो बिहेव करेगा, इसके बारे में सारी जानकारी और सारे डिसीजन इसी न्यूक्लियस में होगा। तो न्यूक्लियस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये तो बात हुई न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के आसपास में ये पट्टियों
कि एक श्रृंखला है, एक चेन है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आप समझने के लिए सेल की फैक्ट्री भी समझ सकते हैं। इसका काम क्या है? तो पहले तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए होता है क्योंकि इन पट्टियों पे एक राइबोसोम नाम का सेल का एक पार्ट लगा रहता है। छोटे 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 दाने टाइप के लगे रहते हैं, तो यही राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये रफ हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं। इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इन राइबोसोम्स का कुछ काम है, बिल्कुल काम है। जैसे कि हमने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है। तो राइबोसोम्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है प्रोटीन। लिविंग वर्ल्ड में कोई भी चीज बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रोटीन। यहाँ पे सेल सेल के पार्ट्स, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो या कोई भी पार्ट्स हो, तो इनिशियली उसको बनाने के लिए प्रोटीन लगता ही लगता है। तो वो प्रोड्यूस कौन करता है सेल में? राइबोसोम्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो ये काम है। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है लिपिड्स। इसके ऊपर से कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, कोई राइबोसोम तरह की कोई चीज चिपकी नहीं रहती है, इसीलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ है, चिकना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये बनाता है लिपिड्स। लिपिड्स का भी बहुत उपयोग है। जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो बना रहे हैं उसमें प्रोटीन के साथ में लिपिड्स भी यूज होता है इसको बनाने में। इसके अलावा इसके कई सारे फंक्शन हैं, जैसे कई विटामिन वगैरह को घोलने के लिए या अन्य पदार्थों को घोलने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो लिपिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं गोल्गी अपरेटस की, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में ही होता है। ये है गोल्गी अपरेटस। अब गोल्गी अपरेटस का मेन काम होता है पैकेजिंग का। जो प्रोड्यूस हुआ उसकी पैकेजिंग की, उसकी स्टोरेज की कुछ टाइम तक, थोड़े टाइम तक, और उसके बाद में उसकी डिलीवरी की। जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे डिमांड आई, वहाँ पे उसको भेज दिया गया। तो ये काम है गोल्गी अपरेटस का। ठीक है, डिलीवरी सेंटर है ये। उसके बाद में ये जो सेल का पार्ट है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसको। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोड्यूस करता है, जैसे बिजली आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही सेल के अंदर में होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोई भी काम सेल के अंदर में होता है, चाहे वो मेंटेनेंस का हो चाहे प्रोडक्शन का हो, तो उसमें लगती है एनर्जी, और वो एनर्जी यहीं से प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में उसके अंदर उसके पास में खुद के डीएनए होता है। डीएनए और कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, हमने देखा था। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं अगले पार्ट पे जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ये। गोल गोल आकार में सैक्स होते हैं और उनमें एक फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड भरा रहता है, जो कि अपने अंदर में सेल के पार्ट्स को डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। तो सेल के अंदर में कोई भी टूट फूट होती है, कोई भी पार्ट्स में टूट फूट होती है, या कोई अनयूज्ड पार्ट बच जाता है, तो उसको लाइसोसोम्स का रास्ता दिखा दिया जाता है। इन लाइसोसोम्स में जाके उस फ्लूइड में गिर के वो घुल जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा बाहर से भी कोई अनवांटेड मटेरियल अगर अंदर आ जाता है, तो उस अनवांटेड मटेरियल को मोड़ दिया जाता है लाइसोसोम्स की तरफ में। लाइसोसोम्स में घुल के वो खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का काम करता है लाइसोसोम्स। अगर सेल पे किसी तरीके का प्रेशर पड़ता है, सेल के अंदर का लाइसोसोम्स यदि फट जाता है, तो उसके अंदर का फ्लूइड क्या होगा? उसके अंदर का फ्लूइड बाहर सेल में फैल जाएगा। अब उस फ्लूइड की क्वालिटी है कि वो अंदर अपने अंदर में डिसॉल्व कर सकता है सेल के पार्ट्स को।
तो यदि वो डिसॉल्व कर लेगा तो सेल के पार्ट्स खत्म हो जाएंगे, जिससे सेल खत्म हो जाएगा। तो इसी कंडीशन के लिए जो लाइसोसोम्स है उसको कहा जाता है सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। यदि ये टूट गया तो सेल पूरा नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा छोटे 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 गोल गोल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम होता है स्टोरेज का। उसमें जो चीजें जरूरी हैं उनको स्टोर कर लेने का। अब क्या हर सेल में यही पार्ट्स होते हैं? तो उसका आंसर है कि हाँ, एनिमल सेल में तो यही पार्ट्स होते हैं। एनिमल सेल में तो यही पार्ट्स होते हैं और इतने ही होते हैं, इसके अलावा और कोई पार्ट नहीं होता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन प्लांट सेल में दो और पार्ट्स होते हैं, वो है सेल वॉल और प्लास्टिड। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो वो भी, ये सब तो होते ही होते हैं। उसके साथ में सेल वॉल और प्लास्टिड्स भी होते हैं, ये दोनों चीजें होती हैं। प्लस इसमें अगर प्लांट सेल की बात करें तो वैक्यूल्स इसमें बड़े होते हैं एनिमल सेल की अपेक्षा, और कई बार तो इतने बड़े होते हैं कि प्लांट सेल में 50 से 90% तक उसका जो हिस्सा है वो प्लांट सेल में वैक्यूल्स ही घेर लेते हैं। स्टोरेज का काम उसमें ज्यादा होता है, तो इसीलिए वैक्यूल्स का साइज भी उसमें बड़ा होता है। यानी इतना पार्ट जो है ये एनिमल सेल में भी है और ये प्लांट सेल में भी है। प्लांट सेल में ये दोनों जो है ये एक्स्ट्रा है, एनिमल सेल से एक्स्ट्रा है, तो इनको पढ़ लेते हैं। सेल वॉल क्या होता है? बाहर का जो लेयर हमने बताया था वो है सेल मेम्ब्रेन, प्लांट में भी है ये। इसके बाहर एक लेयर होती है जो कि बनी होती है सेलुलोज की, और ये सेल वॉल कहलाता है। ये स्ट्रेंथ देता है, ये रिजिड होता है थोड़ा सा, ये रिजिड होता है, ये स्ट्रेंथ देता है, ये उसको सेल को शेप देता है प्लांट्स। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये प्लांट्स में होते हैं, और इनके बारे में भी एक खास बात है कि ये प्लास्टिड्स में भी अपने खुद के डीएनए होते हैं। यानी अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट्स में कहाँ कहाँ पे डीएनए है? तो न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, और प्लास्टिड में। ठीक है। अब ये प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो प्लांट्स में कलर आता है उसका कारण है ये क्रोमो। क्रोमो है तो इसमें वो केमिकल स्टोर होते हैं जिसके कारण से प्लांट में कलर आता है। अब स्पेसिफिकली प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, पत्ते वत्ते सारी चीजें जो होती है मैक्सिमम ग्रीन होती हैं। तो वो ग्रीन कलर का रीजन है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का एक कंपाउंड होता है जो उसका कारण है। ये क्लोरोफिल, जब ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो उन क्रोमोप्लास्ट को स्पेसिफिकली बोल दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल का क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब इसके अलावा भी तो प्लांट्स में कई कलर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने शिमला मिर्च देखी होगी, तो शिमला मिर्च हरे कलर की भी होती है। हरे कलर की इसलिए होती है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है। उसके अलावा शिमला मिर्च लाल कलर की भी होती है, शिमला मिर्च पीली कलर की भी होती है। क्रोमोप्लास्ट में ही वो रीजन है जिसके कारण से प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उसमें अलग अलग कलर्स। ठीक है। अब दूसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट। ये वो जगह है जहां पे ऑयल स्टोरेज होता है। जैसे सरसों का तेल निकलता है तो सरसों हो गई, आलमंड्स हो गए, वॉलनट हो गए, मूंगफली हो गई, इन सब में ल्यूकोप्लास्ट की मात्रा ज्यादा होती है जहाँ पे ऑयल स्टोरेज होता है, तो इसी कारण से वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ये तो होगी सेल की बात, सेल के जो जो पार्ट्स हैं उसकी बात कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की। टाइप ऑफ सेल क्या है कि शुरू में जब लाइफ एग्जिस्ट की थी पहली बार अर्थ पे,
तो उस टाइम में कुछ सेल्स बने थे। वो सेल्स बिल्कुल एकदम जुगाड़ बेसिस समझ लो कि शुरू में बने हैं, इनिशियली बने हैं, तो वो एक शुरू में बन गए कि हाँ ठीक है यहाँ पे ये चीजें आ गई। उसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी अंदर में कि ये यहाँ पे रहेगा, न्यूक्लियस यहाँ पे रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे रहेगा, या उसकी बाउंड्री ऐसे रहेगी, ये सारी चीजें नहीं थी उस टाइम में। तो ऐसे सेल्स को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और उसके बाद में जो सेल आज के डेट में डिवाइड हुए हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि सभी पार्ट्स में ऊपर में कवरिंग है, सभी का एक स्पेसिफिक लोकेशन है, ऐसे सेल्स को बोलते हैं यूकैरियोट्स। अब इनके साइज में भी फर्क होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूकैरियोट्स की अपेक्षा छोटे होते हैं, यूकैरियोट्स जो हैं वो बड़े होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? तो दुनिया में जो सबसे बड़ा सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग। पूरा ऑस्ट्रिच एग जो है वो एक ही सेल होता है, इतना बड़ा सेल होता है, और वो यूकैरियोटिक सेल होता है। दूसरा क्या है कि जो न्यूक्लियस है अंदर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मतलब उसके बाहर में कवरिंग होती है जो अलाउ करता है कि किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर नहीं जाने देना है। तो इसमें कवरिंग होती है। प्रोकैरियोट्स में कोई कवरिंग नहीं होती है, पूरा फैला हुआ रहता है। उसको न्यूक्लियस बोलते भी नहीं है, उस केस में उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बाकी जो सेल ऑर्गेनेली है, यानी सेल के जो पार्ट्स हैं यूकैरियोट्स में, उसके बाहर में भी एक मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होती। तो ये तो फर्क हो गया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। अब क्या आज के डेट में प्रोकैरियोट्स एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बैक्टीरिया, जिसको हमने देखा था सिंगल सेल एनिमल में, देखा था जिसको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए अच्छे भी हैं, कुछ बैक्टीरियाज खराब भी हैं। अब बात करते हैं सेल ग्रोथ की। हमारी हाइट बढ़ती है, तो उसमें क्या होता है कि एक सेल जो है वो डिवाइड होकर दो में बढ़ता है, फिर दो से फिर चार होता है, इस तरीके से होता है। तो इस सेल डिवीजन को बोलते हैं माइटोसिस। इसमें हमारे अंदर के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो हमेशा सेम रहेंगे। वो 23 पेयर्स होते हैं। 46, 23 पेयर हुए तो 46 क्रोमोसोम्स हुए, ये हमेशा रहते हैं। दूसरा है मियोसिस। ये प्रोसेस होता है जब रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि नया पूरा एक ऑर्गेनिज्म, एक नया जीव बनता है। ठीक है, तो पेरेंट से दो पेरेंट्स है, एक मेल एक फीमेल होता है, एक मेल एक फीमेल। मेल में स्पर्म सेल्स होते हैं, फीमेल में एग सेल्स होते हैं, जिनको ओवा बोला जाता है, इनको एग सेल्स। तो ये दोनों फिर फर्टिलाइज होते हैं, और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है और उससे फिर बेबी बनता है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन होती है वो मियोसिस की होती है। इसमें 23 क्रोमोसोम फादर के होते हैं, फिर 23 क्रोमोसोम जो है कि मदर के होते हैं। ये दोनों जब मिलते हैं तो ये मान लीजिए फादर की साइड से आया, और ऐसा ही सेम मदर की साइड से होता है। तो ये मिलते हैं और ये मदर के यूट्रस में ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। और ये फर्टिलाइजेशन फर्स्ट स्टेप है बेबी फॉर्मेशन का, फीटस फॉर्मेशन होती है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो सेल डिवीजन का प्रोसेस इस्तेमाल में होता है वो है मियोसिस। तो ये है सेल डिवीजन की बात। अब उसके बाद में बात करते हैं सेल बेस्ड टेक्नोलॉजी की। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब हमने देखा था कि जो फर्टिलाइजेशन नेचुरल कोर्स में मदर के यूट्रस में होती है, लेकिन किसी दिक्कत की वजह से मदर यूट्रस में यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है, तो अब ये प्रोसेस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे बेबी कंसीव करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एग मदर से रिट्रीव कर लिया जाता है, मदर से ले लिया जाता है, स्पर्म फादर से ले लिया जाता है, और इसको लैब में फर्टिलाइज किया जाता है।
यूट्रस की जगह लैब में फर्टिलाइज किया जाता है और इस फर्टिलाइजेशन के बाद में इसको मदर के यूट्रस में जाइगोट को प्लेस कर दिया जाता है, मदर यूट्रस। मदर यूट्रस में जब प्लेस कर दिया गया तो फिर उसके बाद में फीटस डेवलप होता है, बेबी डेवलप होता है। क्योंकि ये लैब में फर्टिलाइजेशन हुई है इसीलिए इसे कॉमन बोलचाल की लैंग्वेज में इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। रिसेंटली ईशा अंबानी ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चे जो कंसीव किए हैं वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही किए हैं। इनफैक्ट आकाश अंबानी और ईशा अंबानी जो कि दोनों ट्विंस हैं, ये दोनों भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही कंसीव हुए थे। इसके अलावा इंडिया में जो फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ था उसके थ्रू में जो बेबी पैदा हुई थी उनका नाम है कनुप्रिया अग्रवाल। ये है कनुप्रिया अग्रवाल, कनुप्रिया अग्रवाल। जो डॉक्टर रिलेटेड थे वो थे सुबोध मुखर्जी। काफी टाइम तक इनको, सुबोध मुखर्जी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए क्रेडिट नहीं मिला और इसी प्रेशर में आके इन्होंने 1981 में सुसाइड भी कर लिया। बट 1997 में एक पेपर पब्लिश हुआ और उसके बाद में दुनिया ने और इंडिया ने ये माना कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू पहला जो बेबी कंसीव कराया था वो सुबोध मुखर्जी ने ही कराया था और ये है कनुप्रिया अग्रवाल। उस टाइम जिस टाइम में कंसीव हुई थी उस टाइम में इनकी आइडेंटिटी छिपाने के लिए इनका नाम रखा गया था दुर्गा। तो ये था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब बात करते हैं थ्री पेरेंट बेबी में। इसमें क्या होता है कि यदि मदर के डीएनए में कुछ प्रॉब्लम होता है, मदर के न्यूक्लियस वाला डीएनए तो ठीक होता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ डीएनए होते हैं, तो यहाँ वाले डीएनए में कोई इशू है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में इशू है, तो उसके कारण से जो आने होने वाला बच्चा है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इवन उसकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर्स ने ये सोल्यूशन निकाला कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी और का ले लेते हैं, यानी किसी और लेडी से सेल लेते हैं, एग सेल। तो ये डोनर है और ये मदर है। मदर वाले साइड में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ध्यान रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में इशू है, तो इन्होंने पूरा न्यूक्लियस 99.8% जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है, तो इन्होंने न्यूक्लियस निकाल लिया मदर साइड में से और डोनर साइड में से न्यूक्लियस निकाल के साइड कर लिया, बाकी खाली जो एग था उसको ले आए और इन दोनों को कंबाइन कर दिया। मदर साइड से क्या आया, मदर साइड से आया न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम थी तो बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को फेंक दिया, बाकी पार्ट को फेंक दिया न्यूक्लियस के अलावा जो था। बाकी इस साइड से आया एम्प्टी एग, दोनों मिलके पूरा एक एग हो गया और ये हेल्दी है। अब इसको फर्टिलाइज कर दिया फादर के स्पर्म के साथ में। इस फर्टिलाइजेशन के बाद में जो बेबी पैदा हुआ उसको आम बोलचाल की लैंग्वेज में थ्री पेरेंट बेबी बोला जाता है, बट इस प्रोसेस का जो मेडिकल टर्म है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट। रिसेंटली यूके में इसको मान्यता मिली है और इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके 1.5 साल पहले एक थ्री पेरेंट बेबी का जन्म हुआ है। अब बात करते हैं स्टेम सेल थेरेपी की। स्टेम सेल थेरेपी शुरू करने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जो जाइगोट होता है वो सिंगल सेल होता है और उससे एक एडल्ट डेवलप होता है जिसमें 200 टाइप के सेल्स होते हैं और 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। तो ये जो 200 टाइप के सेल डेवलप हुए ये अलग अलग डेवलप हुए, तो अलग अलग सेल डेवलप करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी। और 30 ट्रिलियन सेल बनाए यानी लगातार वो सेल बनाते गए बार बार, तो वो है सेल्फ रिन्यूअल, मतलब अपने जैसे और सेल बना रहे हैं, मतलब वो अपने जैसे और सेल बना रहे हैं, सेल्फ रिन्यूअल। तो स्टेम सेल थेरेपी में इन दोनों को एम किया जाता है कि यदि हम कोई ऐसा सेल बना सकें, ऐसी प्रैक्टिस हम डेवलप कर सकें जिससे हम अलग अलग तरह के सेल भी बना सकें या एक जो सेल टाइप है उसमें ऐसी प्रॉपर्टी इंड्यूस कर सकें जिससे वो बार बार
अपने जैसे सेल बना सके। इसका यूज कहाँ पे होता है? तो यदि मान लीजिए कि बीमारी के कारण से कोई टिश्यू पार्ट, कोई सेल पार्ट जो है वो खराब हो जाता है, तो उसको हटा के, उसको टोटली हटा के रिपेयर करके दूसरा स्टेम सेल की मदद से ग्रो किया हुआ पार्ट वहां पे लगा सकते हैं। तो इस एबिलिटी को, इस रिपेयर के प्रोसेस को हम मैनकाइंड के यूज में ला सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए कभी एक्सीडेंट हो गया किसी का, उसमें बॉडी पार्ट्स टूट फूट जाते हैं, तो वो दोबारा रीग्रो नहीं करते हैं, लेकिन स्टेम सेल की मदद से उसको दोबारा रीग्रो करवाया जा सकता है। तो इस पे अभी लैब में काम चल रहा है। इससे रिलेटेड दो तीन टर्म्स हैं जिसको ध्यान में रखना है। एक है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें एक स्टेम सेल हर एक तरह के सेल्स बना सकता है, यानी टोटल 100% डिफ्रेंसिएशन की कैपेबिलिटी उसमें होती है, वैसे स्टेम सेल को बोला जाएगा टोटीपोटेंट स्टेम सेल। दूसरा होता है प्लूरीपोटेंसी। प्लूरीपोटेंसी इसमें होता है कि सारे तो नहीं बना पाएगा, लेकिन लगभग लगभग सारे बना लेगा, तो वैसे को बोलते हैं प्लूरीपोटेंसी। एक और टर्म है जो है आईपीएस, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंसी स्टेम सेल। इसमें स्टेम सेल के अंदर में कोई भी सेल है उसके अंदर में ऐसी प्रॉपर्टी इंड्यूस की जाती है, ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट की जाती है जिसके द्वारा वो अपने जैसे और सेल बनाने लगता है, तो सेल्फ रिन्यूअल का प्रोसेस उसमें शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का यूज करके कॉर्निया में जो पार्ट डैमेज हो जाता है उसको हटा के आईपीएस टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे पूरा कॉर्निया अच्छे से डेवलप किया जाता है और इसको प्लेस किया जाता है जो भी अफेक्टेड ह्यूमन बीइंग है उस पर, और वो फिर से देख पाता है। तो ये तो बात थी स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। अब बात करते हैं क्लोनिंग की। क्लोनिंग में क्या होता है कि बॉडी में से एक सेल लिया ऑर्गेनिज्म के, और उस सेल को डेवलप करके बिल्कुल वैसा ही एक और ऑर्गेनिज्म बना दिया, तो उसको बोलते हैं क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहला मैमल जो डेवलप किया गया था उसका नाम है डॉली। डॉली एक शीप का नाम है। यहाँ पे क्या किया गया कि उसके अंदर से न्यूक्लियस लिया गया मेमेरियन ग्लैंड से, और उस न्यूक्लियस को प्लेस कर दिया गया एक दूसरे शीप के एम्ब्रियो में, और लैब में डेवलप करके पूरा का पूरा एक वैसा ही ऑर्गेनिज्म बना दिया, एक वैसी ही शीप बना दी जिसका नाम रखा गया डॉली। ये 5-6 साल जिंदा रही थी, उसके बाद में डेथ हो गई थी। अभी उसका उपयोग जो एक्सटिंक्ट हुए एनिमल्स हैं उनको वापस लाने के लिए किया जा रहा है। अभी तक इसमें सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन काम चल रहा है। जैसे ये है वुली मैमथ, हाथी जैसा ही होता है, रशिया के भागों में पाया जाता है जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती थी, वहां पे पाया जाता था। ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन इसके जो पार्ट्स बचे हुए हैं उससे सेल निकाल के साइंटिस्ट दोबारा से वुली मैमथ को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्लोनिंग के प्रोसेस से ये कोशिश की जा रही है। सेल टेक्नोलॉजी का यूज मीट को ग्रो करने के लिए भी किया जा रहा है। इसमें एक सेल ले लिया जाएगा एनिमल से और उसी को डेवलप किया जाएगा मीट बनाने के लिए। लैब ग्रोन मीट से ये फायदा होगा कि इसके लिए किसी जानवर को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंसर ट्रीटमेंट में सेल टेक्नोलॉजी का यूज है। इसमें क्या करते हैं कि टी सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स में जो फाइटिंग सेल्स होते हैं टी सेल्स, उनको कैंसर पेशेंट की बॉडी से निकाला जाता है। उसके बाद में उनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है कैंसर से फाइट करने के लिए, और तैयार करके उनकी डेवलपमेंट की जाती है। यानी कि अगर 100 है तो 100 से 10,000 बनाए जाते हैं, और जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वापस से उसको बॉडी में, टी सेल्स को बॉडी में प्लेस किया जाता है। ये अब कैंसर से फाइट करेंगे और कैंसर से जो पेशेंट है उसको बचाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद में ड्रग टेस्टिंग के लिए छोटे छोटे ऑर्गन्स बनाए जा रहे हैं ताकि जल्दी ड्रग टेस्टिंग की जाए, ज़्यादा सटीक ड्रग टेस्टिंग की जाए। 3D बायो प्रिंटिंग पे काम चल रहा है जहाँ पे बायो की मदद से
पूरे के पूरे ऑर्गन को डेवलप किया जाएगा ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट इजी हो सके। नेक्स्ट है सेल बेस्ड बायोसेंसर। आजकल जिस तरीके से डॉग्स यूज किए जा रहे हैं ये सेंस करने के लिए एयरपोर्ट पे, रेलवे पे, कि वहाँ पे कोई बॉम्ब तो नहीं होता है या कोई बंदा कोई ड्रग वगैरह तो लेके नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही स्पेसिफिकली कुछ सेल बेस्ड बायोसेंसर्स बनाए जाएंगे जो वही काम करेंगे जो आज के डेट में स्निफर डॉग्स कर रहे हैं। तो ये था यूज ऑफ सेल इन सेल टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं कुछ एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स की जिसके बारे में हमने पहले कहा था, उसको अलग से कवर कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात आती है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन के बारे में हमने सेल में पढ़ा था कि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। इसमें हमने बात की थी, ये मान लीजिए सेल है, सेल का मेम्ब्रेन है, तो अगर बाहर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है O2 कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, यानी बाहर ज़्यादा सघन है अंदर के तुलना में, तो ये जहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से जहाँ कम कॉन्सेंट्रेशन है उस तरफ ट्रैवल करता है। इसमें मेन चीज़ ध्यान देने वाली है कि कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ सघनता ज़्यादा है वहाँ से कम, लेस कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लेस कॉन्सेंट्रेटेड जहाँ पे है उस तरफ में ट्रैवल करेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल लाइफ में कहाँ कहाँ होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि मान लीजिए जैसे होली वगैरह में हम लोग रंग घोलते हैं, कलर घोलते हैं, तो उसमें 2-4 बूंदे कलर की डाली पानी में, तो शुरू में तो थोड़ा सा होता है लेकिन उसके बाद में वो पूरे पानी में फैल जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये जो बेसिक प्रिंसिपल यूज हो रहा है ये डिफ्यूजन का ही हो रहा है। डिफ्यूजन मतलब पहले जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी अब वहाँ से धीरे धीरे चारों तरफ घुल रहा है। अगरबत्ती का धुआं होता है, तो वो जहाँ पे अगरबत्ती जल रही होती है वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उससे वो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाता है। यही डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो हम लोग बॉडी स्प्रे लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, उसमें भी यूज होता है। जो टी बैग में भी यही डिफ्यूजन के प्रोसेस को देख सकते हो। पॉल्यूशन में भी जिस जगह से पॉल्यूशन स्टार्ट होता है उससे फिर वो धीरे धीरे चारों तरफ पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। ये प्रोसेस भी जो होता है ये डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। इसी तरीके से पेड़ जो है वो रात में O2 लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, दिन में वो CO2 लेते हैं और O2 बाहर निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है यहाँ अगेन डिफ्यूजन ही यूज में होता आता है। हमारी बॉडी के अंदर में लंग्स में जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है वहां पे भी डिफ्यूजन ही काम करता है। यह है डिफ्यूजन के कुछ एग्जांपल्स जो रियल लाइफ में जहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस टेक प्लेस करता है। इसके बाद में बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस के बारे में बात की थी हमने कि फ्लूइड का जो इनटेक होता है और उसके साथ में न्यूट्रिशन का जो इनटेक होता है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू में होता है। अगला कॉन्सेप्ट है ऑस्मोसिस। इसे समझते हैं। ऑस्मोसिस में बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के दोनों साइड सेम सॉल्यूशन है। एक है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेफ्ट साइड वाला है इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है, और दूसरे साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब है कि यहाँ पे सॉल्यूट यानी जो घुल रहा है वो कम है। अब ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या होगा कि इस सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू जिस तरफ से कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां से सॉल्वेंट यानी जो घोल रहा है वो फ्लो करके मोर कंसंट्रेशन जहाँ है उस तरफ में मूव करना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा और मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो था उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड, लेस concentrated solution to more
कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। सॉल्वेंट का मतलब है चीनी पानी का यदि सॉल्यूशन है तो उसमें चीनी सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो जैसे ड्राई फ्रूट्स फुलाते हैं रात में सवेरे खाने के लिए, तो उसमें पानी का मूवमेंट किशमिश के अंदर में हो रहा है, तो ये भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। सब्जी वाले भैया जो है अपनी सब्जी पे पानी डालते हैं उसको फ्रेश दिखाने के लिए, तो वहां पे पानी जब उसके ऊपर पड़ता है तो धीरे धीरे वो सब्जी के अंदर मूव करता है, जिससे सब्जी जो है फ्रेश दिखाई देती है, तो वहां पे ऑस्मोसिस प्रोसेसिंग काम करता है। जब अचार लगाते हैं, तो जैसे आम का अचार लगा रहे हैं तो उसके ऊपर नमक डालते हैं, उस नमक डालने से क्या होता है कि आम के अंदर से जो पानी है वो बाहर की तरफ मूव करता है, तो अगेन वो जो मूवमेंट है वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही हो रही है। इसके अलावा मीट को प्रिजर्व करने के लिए, उसको लंबे टाइम तक रखने के लिए उसके ऊपर नमक डाला जाता है, और वहां पे भी ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही उसके अंदर से पानी निकल के बाहर आता है, और फिर अंदर में बैक्टीरियल एक्टिविटी कम होती है। इसके बाद में बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में हमने देखा कि लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ में फ्लो होगा, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उस तरफ प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर, इस प्रेशर के एप्लीकेशन से क्या होता है कि अब फ्लो मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ में होने लगता है, सॉल्वेंट का फ्लो। यानी ऑस्मोसिस में जैसा होता था उसका उल्टा, मतलब इस तरफ अब कम होता जाएगा और इस तरफ बढ़ता जाएगा सॉल्वेंट। ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस का उल्टा, और ये उल्टा क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिस तरफ मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उस तरफ, तो फ्लो का डायरेक्शन बदल जाता है। इसका यूज वाटर प्यूरिफायर में किया जाता है, जिसे हम प्यार से आरओ बोलते हैं, तो वो आरओ का मतलब ही है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसीलिए आरओ बोल देते हैं हम लोग। तो ये तो था ऑस्मोसिस के बारे में, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। अब बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर नाइट्रेट का सेल में इस्तेमाल किया जाता है। सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर में रख के उसके पार्ट्स जब देखने होते हैं तो उसके ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है स्टेनिंग के लिए। इसके अलावा इसको एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जाता है, कट जाता है या जल जाता है तो वहां पे इसका यूज है। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट का यूज फोटोग्राफिक फिल्म को डेवलप करने के लिए भी किया जाता है। जो इलेक्शन में वोट देते हैं उसके बाद में इंक लगाते हैं ताकि ये पता चले कि ये बंदा वोट दे के जा चुका है, दोबारा वो वोट देने ना आ पाए, तो उसके लिए हाथ में जो इंक लगाते हैं उसमें भी सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। ये 4 जगह हैं जहाँ पे आम जीवन में सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, रीड केयरफुली। फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड प्लास्टिड, फोर्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Among the above given, which part or parts of animal cell does contain DNA? एनिमल सेल में कहाँ कहाँ डीएनए होता है ये पूछा गया है, तो एक एक करके देखते हैं। न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे भी होता है, प्लास्टिड में डीएनए होता तो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा तो नहीं पड़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डीएनए है, तो ये कट कर देंगे। अब यहाँ पे पूछा है कि विच पार्ट और पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल की बात कही गई है, तो एनिमल सेल पे न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड नहीं होता, ये प्लांट सेल में होता है, ये प्लांट सेल में है। तो हमारा जो आंसर है वो 1 एंड 2 रह जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना है। आंसर इसका हो जाएगा बी, ओनली 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड। अभी हमने पढ़ा है ए इंडेलिएबल इंक यूज्ड इन इलेक्शन, बिल्कुल इसमें होता है।
बी इन एंटीसेप्टिक क्रीम, इसमें भी होता है। सी इन क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, अभी तक नहीं जानते हैं। डी फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफिक फिल्म, इसमें भी सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है। तो यदि हमें ये पता है कि ए बी और डी इसका तो आंसर नहीं हो सकते हैं, तो सी ही होगा। एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे पूछा है सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड, तो क्लाउड सीडिंग में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पे इस्तेमाल होता है सिल्वर आयोडाइड का। ये भी ध्यान रखेंगे कि आर्टिफिशियल रेन के लिए जब क्लाउड सीडिंग की जाती है तो वहां पे सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में यूपीएससी में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट एंड एनिमल सेल में डिफरेंस की बात की जा रही है। पहला है प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज सेल वॉल्स वाइल्स्ट एनिमल सेल डू नॉट। सही स्टेटमेंट है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। दूसरा है प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो भाई दोनों में होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, मैच्योर प्लांट सेल्स हैज वन लार्ज वैक्यूल whilst an animal cell has many small vacuoles। तो हमने देखा है कि कई कई प्लांट्स में वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि वो 50 to 90% जगह वही घेर लेता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब इसके अनुसार से सी ऑप्शन 1 and 3 ओनली, इसको सही टिक करेंगे हम, ये सही आंसर है। इस क्वेश्चन को देखिए तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। यदि हमें ये पता है कि 2 ऑप्शन जो है वो गलत है, तो जिस जिस ऑप्शन में 2 है उसको हम नेगेट कर देंगे, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ए ऑप्शन चला जाएगा, बी ऑप्शन चला जाएगा, डी ऑप्शन चला जाएगा। उस अनुसार से भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अगर थोड़ी जानकारी है तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके भी हम आंसर कर सकते हैं। ये तो थी सेल के बारे में और सेल बेस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टिश्यू को कवर करेंगे, ह्यूमन टिश्यू को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।